नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। मोदी जी, आपसे विशेषकर और खास करके मोहन भागवत जी, आपसे विशेष नमस्कार। खास करके आज के लिए, आज तो गजब ही हो गया। आज तो आपने गजब ही ढा दिया। आज तो ये बात मैं मोदी जी आपसे भी कह रहा हूं और आपके मदर फादर यानी आरएसएस से भी कह रहा हूं, आपके पेरेंट्स संगठन आरएसएस से भी कह रहा हूं, आपके जो भी उनको समझ लीजिए आरएसएस को, उनसे भी कह रहा हूं कि आज तो आपने गजब ही कर डाला। भारत में तालिबान, भारत को तालिबान बना डाला, भारत में तालिबान की एंट्री करवा दी। पूरा देश सकते में है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं और लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि आपसे कौन सा सवाल करें और कैसे पूछें कि मोदी जी आपने ये क्या कर दिया। किया तो कमाल। भारत में तालिबान लाना, भारत में ये तो नहीं, ये तो बहुत ही मुश्किल, सोच से परे है उनके लिए जो आपको नहीं जानते। और मोहन भागवत जी, आपके बारे में भी कह रहा हूं, आरएसएस के बारे में भी कह रहा हूं, जो आपको नहीं जानते वो आज आश्चर्यचकित हैं कि भारत में तालिबान कैसे आ गया, भारत में तालिबान लागू कैसे हो गया, भारत में तालिबान का कानून कैसे लागू हो गया, जबकि सनातन के नाम पे आपके सारे लग्गू पंजू जितने संगठन हैं, आपके लोग हैं, पूरे भारत में उत्पात मचाए फिरते हैं। यहां तालिबान नहीं होगा, यहां ये नहीं होगा, यहां शरिया लागू नहीं होगा, यहां ये हो जाएगा। मतलब मुसलमानों का डर दिखा दिखा करके हिंदुओं की घिघी बधवा डाली है आप लोगों ने। जितना बड़ा खतरा हम समझते हैं हजारों साल के इतिहास में, जब मुगल थे तब भी नहीं रहा होगा, जितना बड़ा खतरा 70 साल के इतिहास में नहीं रहा होगा, जितना बड़ा खतरा अंग्रेजों के जमाने में नहीं रहा होगा, उससे बड़ा खतरा आप बताते हैं मुसलमानों से हिंदुओं को है। और बेचारे हिंदू डरे हुए तो पहले से ही हैं। वैसे भी अगर कहा जाए तो जो देखा, इतिहास को अगर पलट कर देखा जाए, कुछ एक उदाहरण मिलेंगे बहादुरी के, वरना तो कायरता के ही मिलते हैं। आप हमेशा दावा करते हैं, आप हमेशा नफरत बांटते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, फैलाते हैं, छिड़कते हैं और आग लगाते हैं नफरत हिंदू और मुसलमानों के बीच। लेकिन आज यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ा खतरा इस देश के लिए मुसलमान है, इस्लाम है। और उसी देश में आप तालिबान लागू करवा देते हैं आप। और इसी बात का आश्चर्य बहुत से पत्रकारों को, बहुत से जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इस पर कौन सा सवाल बनता है और क्या इस पर बोलें। लेकिन मैं जानता हूं, मैं आपको भी जानता हूं मोदी जी, और मैं आरएसएस को भी जानता हूं, बचपन से जानता हूं। जब इसे लोग रणुआ संगठन कहा करते थे तब से जानता हूं। जो आज हुआ ये कभी भी हो सकता है और यही आपका डीएनए है, यही आपकी सोच है, यही आपकी औकात है और यही आपकी पहचान है। कायरता और नफरत लोगों में बांटना। अब हुआ क्या, इतनी भूमिका तो बांट डाला मेरे दोस्त, लेकिन हुआ क्या, बहुत बड़ी और गजब की घटना हुई। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी उनका नाम है, भारत आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भी, लेकिन उन्होंने शरिया लागू कर दिया, तालिबान लागू कर दिया, या जो भी समझ लीजिए लागू कर दिया। और मोदी ने स्वीकार कर लिया, मतलब आपने स्वीकार कर लिया मोदी जी, और मोहन भागवत आपने भी स्वीकार कर लिया, यानी आरएसएस ने भी स्वीकार कर लिया इस बात को कि हां ठीक है, अच्छी बात है। और क्या किया उसने, वो प्रतिबंध लगा दिया कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में औरतें नहीं आएंगी। हो सकता है तालिबान में ये चलन हो, ये नियम हो, ये कानून भी हो सकता है, ये उनका धार्मिक मसला भी हो सकता है, ये उनका कुछ भी हो सकता है, हमें उससे लेना देना नहीं है। लेकिन ये तालिबान नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये भारत है। और ये भारत है, और कम से कम सनातनी होने का दम्भ भरने वाले, दावा करने वाले, मुसलमानों से हद से ज्यादा नफरत करने वाले, उन पर जुल्म उठाने वाले, इनसे बड़ी सरकार तो कभी नहीं आई थी। लेकिन आज भी इन्हीं की सरकार है, मतलब आपकी सरकार है मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं तो आपकी सरकार है। भागवत जी आपसे भी कह रहा हूं, आपकी सरकार है। और इस सरकार में वही तालिबान लागू हो गया जिसका डर आप दिखाते हैं
पूरे देश को डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, चमकाते रहते हैं। यही बात लोगों को पच नहीं रही कि ऐसा कैसे हो गया। यहां अब मैं उन जूता फेंकने वाले उस टपोरी से पूछना चाहता हूं जिसका सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा देकर के सीजेआई पर जूता फेंक देता है। क्या यहां उसकी आस्था, सनातनी आस्था भंग नहीं हुई? या भारत के जितने भी सनातनी हैं, कसम से बताओ, क्या ये नियम भारत में है? क्या ये सदियों से चला आ रहा है? क्या ये तुम्हारे पुराणों में, महाभारत में, या तुम्हारे जो भी तुम्हारा है अपना रामायण है, पुराण है, जो भी है, वेद है, संस्कृति है, सनातनी हो, सनातन है, तो क्या यही नियम है कि औरतें बैन की जाएंगी, नहीं आएंगी, नहीं आ सकती? तो हुआ ये कि तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने फरमान जारी कर दिया कि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी महिला नहीं आएगी। और इसे मोहन भागवत ने, यानी आरएसएस ने स्वीकार कर लिया, मोदी ने स्वीकार कर लिया, सारे सनातनियों ने स्वीकार कर लिया, किसी की भावना आहत नहीं हुई और लागू हो गया। वहां महिला नहीं गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया। इतनी बड़ी गजब घटना सुन करके वो, मतलब जिनको सड़कों पर होना चाहिए, जिनको उछलना चाहिए, जिनको गाली देना चाहिए, जिनको उनकी आदत है गाली देने की, जिनको ट्रोल करना चाहिए, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने तो तालिबान सिस्टम को स्वीकार कर लिया। इसका राज मैं आपको बताऊंगा, मैं जानता हूं आपने क्यों किया और ऐसा क्यों हुआ, इसको भी मैं बताऊंगा, वो आगे सुनिए। तो किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने का भी सनातनी सिस्टम, सनातनी धर्म आहत नहीं हुआ, भावना आहत नहीं हुई, सबके सब जिंदा हैं मुर्दों की तरह। कोई नहीं बोला कि हमारे देश की ये परंपरा नहीं है कि हमारे बीच महिलाएं नहीं आएंगी, ये हमारे देश में नहीं चलेगा। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कीजिए, नहीं करनी है तो मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से हिजड़े बैठे थे, हिजड़ों को बदनाम नहीं करना चाहता, नामर्द बैठे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से नामर्द बैठे थे, चुपचाप महिलाओं की अनुपस्थिति में भी अपने आप को पत्रकार साबित करने में लगे हुए थे। कितनी बड़ी बात है। और वो सबके सब गोदी मीडिया की ही पत्रकार ज्यादातर रहे होंगे, क्योंकि ना तो स्वतंत्र पत्रकार और ना ही कोई और इस बात को स्वीकार करेगा कि एक तालिबानी अपना तालिबान यहां लागू कर दे और उसके तालिबानी फरमान को हम स्वीकार कर लें। यह नहीं करेगा। करेगा कौन? ये सनातनी करेंगे। ये सनातनी तब नहीं बोलेंगे, इनके अब कोई जूता नहीं चलाएगा, अब किसी की भावना आहत नहीं होगी। पूछिए उनसे, या इस पर कोई नहीं बोलेगा। सबके सब अंदर से बाहर तक हिजड़े बन गए हैं, छक्के। फिर बोल रहा हूं, हिजड़ों का अपमान नहीं करना चाहता, सबके सब नामर्द बन गए हैं। किसी ने आवाज नहीं उठाई और सरकार ने तो स्वीकार ही कर लिया। मोदी जी आपकी बात कर रहा हूं, आपने तो स्वीकार ही कर लिया और आपके माई बाप भी स्वीकार कर लिया, यानी आरएसएस ने भी स्वीकार कर लिया। अब समझने वाली बात है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं समझाना चाहता हूं, अपनी तरफ से बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आरएसएस का जन्म स्थान रणवा संगठन के, आरएसएस की उत्पत्ति रणवों से हुई थी। ऋणों का मतलब यह होता है, गांव में यही कहा जाता था और वही है, मतलब वही है कि जिनकी शादी ना हुई हो, जिनके बाल बच्चे ना हो, शादी होने के बाद भी जो जिनका आगे पीछे कोई ना हो, उन्हें रणवा कहा जाता है। ठीक है, समझा दिया इस भाषा को। तो रणवों का संगठन माना जाता था। आरएसएस में वही शामिल होता था जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, रणवे होते थे, वही शामिल होते थे, तब की बात। और यह बात मैं नहीं जानता, आरएसएस को मैं जानता नहीं था, लेकिन जब जनसंघ पार्टी बनी तब मैं थोड़ा जानने लगा था। और जब जनसंघ पार्टी बनी तो उसमें शामिल होने वाले लोगों को, हमारे गांव से, आसपास के गांव से, क्षेत्र से, जिले से जो लोग जा रहे थे, वो सबके सब रणवे थे। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, आप पिछला इनका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, यही एग्जैक्टली यही हुआ था। सबके सब रणवे थे जो इनके में शामिल हुए थे, यानी बिना महिला के, और महिला ना होने के, जीवन में महिला ना होने के कारण ही वो रणवे होते थे और इसीलिए वो आरएसएस में शामिल होते थे। राज की बात तो यही है। आज तालिबानी फरमान को भारत में लागू इसलिए कर दिया गया, हो गया, क्योंकि उसी सोच के लोग तो आरएसएस वाले हैं, उसी सोच के लोग तो नरेंद्र मोदी हैं। ब्याहता होते हुए भी पत्नी का
मैं इसके बाद नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता। इसके लिए अगर ये गलत लगे तो इसके लिए माफी भी मांगता हूं, लेकिन सच तो यही है कि वो भी पत्नी त्यागी हैं। आरएसएस तो है ही है रणों का संगठन। अब जहां महिलाओं के लिए, अब आपको पता ही होगा कि आरएसएस में कभी कोई महिला अध्यक्ष नहीं हुई। पता नहीं महिला इनके शिविरों में जाती है कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं आरएसएस में कभी नहीं गया, कभी नहीं जानती, इनके बारे में बहुत ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। इनके इतिहास को छोड़कर, जो मैं इतिहास में पढ़ा हूं, इनके गद्दारी को, इनके पेट्रियाटिक जो इनका काम रहा है, जो देश को इन्होंने दिया है, जो देश से इन्होंने चला है, जो देश के साथ इन्होंने किया है, उसके अलावा मैं बहुत, जो किताबों में मिला है उसके अलावा मैं इनके बारे में नहीं जानता। लेकिन यह जानता हूं कि यह रणों का संगठन था। और यह भी सुनने में आता है, और लोग कहते हैं कि ये महिलाओं को आदर नहीं देते या उनको सम्मान नहीं देते। हो सकता है सम्मान आदर उधर देते होंगे, लेकिन अपने यहां कोई अध्यक्ष नहीं बनाते, अपने यहां कोई पदाधिकारी नहीं बनाते, वगैरह वगैरह वगैरह। इसीलिए अब समझ लीजिए क्यों मोदी जी भी आरएसएसी हैं, चड्डी वाले हैं। इनके इस समय बीजेपी में ज्यादातर लोग चड्डी वाले ही हैं, बाकी तो कांग्रेस से आए, घसीट कर लाए हुए लोग हैं, बाकी तो कांग्रेस से घसीट कर लाए हुए लोग हैं, बाकी तो चड्डी वाले ही हैं। और चड्डी वाले औरतों से नफरत करते हैं, आपस में ही प्यार करते हैं। अब इनसे औरतों से क्यों नफरत है और इनका इतिहास क्यों ऐसा है, ये इस पर हम ना सोच करके ये आज समझ लें या जान लें, जो आज हुआ, जो आज गजब हुआ, भारत में तालिबान लागू हो गया, भारत में तालिबान फरमान लागू हो गया। भारत के एक तालिबानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में औरतों को परमिशन नहीं दिया गया, जबकि वहीं पर बैठे हुए जनखे यानी नामर्द अपने आप को मर्द साबित करने की कोशिश करते रहे उस तालिबानी विदेश मंत्री के सामने, और किसी की आहत नहीं हुई। मेरे दोस्त, दूसरी बात, भारत को अगला नोबेल पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि अब गद्दारों को भी पुरस्कार मिलना शुरू हो चुका है। नोबेल पुरस्कार इस बार 2025 का नोबेल पुरस्कार मारिया करीना मचांडो, थोड़ा टेढ़ा बेड़ा नाम है इसके लिए देखना पड़ रहा है, मारिया करीना मचांडो को मिला है, जो शायद वेनेजुएला की है। और वो कहा जाता है, गूगल से मैंने पूछा, ग्रोक से मैंने पूछा, जहां से तक जानकारी मिली कि ये अपने देश की गद्दार हैं, देश के विरोधी हैं, देश में जो सुविधाएं दी जाती थी उसका भी विरोध करती थी, देश के विरोधी हैं, कहने का मतलब देश विरोधी हैं और गद्दार हैं, सीधी सी बात। और आप इनके बारे में बहुत कुछ गूगल से जान सकते हैं। अब पहली बार ऐसा हुआ है, और ये इजराइल ने खरीद करके ये पुरस्कार मारिया करीना मचांडो को दिया और दिलवाया है। क्यों, कैसे, इस बारे में नहीं जानते। लेकिन यहां जो मूल बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हमारे देश में भी, हमारे देश के शीर्ष पर इस समय जो बैठे हैं, उन्हें भी उम्मीद जग गई होगी कि देश से गद्दारी करने के बाद भी नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो हमें भी मिलेगा। अरे मैं तो कहता हूं, जब मारिया करीना मचांडो को दे दिया गया, जो अपने देश से ही देशद्रोह करती हैं, तो फिर ट्रंप को क्यों नहीं दिया गया? इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रंप को भी दे देना चाहिए था। खैर, आप अपनी राय दीजिएगा, हो सके तो थैंक्स भेजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए, हो सके तो देख लीजिए पूरा वीडियो, अच्छा लगेगा, जानकारी सही लगे तो दूसरों तक भी पहुंचा दीजिए।